सेवा धर्म और उसका स्वरूप। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सेवा की आवश्यकता और स्वरूप। जनसाधारण की गतिविधियों और क्रियाकलाप केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। सामान्य व्यक्ति अपना सुख और हित देखना ही पर्याप्त समझता है। वह सोचता है कि अपने लिए पर्याप्त साधन सुविधाएं जुट जाएं, अपने लिए सुखदायक परिस्थितियां हों, इतना ही काफ़ी है। शेष सब चाहें जिस स्थिति में पड़े रहें, स्वार्थपरता इसी का नाम है। स्व के संकुचित दायरे में पड़े व्यक्तियों की रीति नीति इसी स्तर की होती है। जब उसकी परिधि विस्तृत होती चलती है, व्यक्ति अपनेपन का विकास करता है, तो उसमें दूसरों के लिए भी कुछ करने की उमंग उठने लगती है और व्यक्ति सेवा मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। आत्मिक चेतना का विकास जैसे जैसे होने लगता है, सेवा की टीस उसी स्तर की उठने लगती है और व्यक्ति स्वयं की ही नहीं, सबकी सुख सुविधाओं और हित अहित की चिंता करने लगता है, उनका ध्यान रखने लगता है। परमार्थ साधना में लगे व्यक्तियों को उससे भी उत्कृष्ट आनंद और आत्मसंतोष अनुभव होता है, जो स्वार्थपूर्ति में ही लगे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। पुण्य, परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण, समाज हित आदि सेवा साधना के ही पर्यायवाची नाम हैं और इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जिन व्यक्तियों ने भी इस पद्धति से जीवन सार्थकता की साधना को मनुष्य और समाज का स्तर ऊंचा उठाने के लिए योगदान दिया, सामाजिक सुख शांति में बाधक तत्वों का उन्मूलन करने के लिए प्रयत्न किए, समाज ने उन्हें सिर आंखों पर उठा लिया। महापुरुषों के रूप में आज हम उन्हीं नर रत्नों का स्मरण और वंदन करते हैं। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति और समाज को त्रस्त करने वाली समस्याएं। आज जिधर भी देखा जाए उधर असंतोष, अभाव, चिंता, कलेश व कलह का ही बाहुल्य दिखाई देता है। यो पिछले 150 वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति इतनी तीव्र गति से हुई है कि उनसे कुछ पहले उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जीवन को सहज और सुविधामय बनाने के लिए विज्ञान ने एक से बढ़कर एक उपाय किए हैं और वे सफल भी रहे हैं, परंतु उनमें से व्यक्ति सुखी हुआ है, न समाज में शांति आई है। सुविधा बढ़ाने और पीड़ाओं को दूर करने के लिए अनेकानेक प्रयास किए गए हैं, पर उनसे समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ी हैं। पहले कहीं सूखा और अकाल पड़ता था तो 100-200 मील दूर पर रहने वाले लोगों को भी उनकी खबर नहीं चलती थी। फलस्वरूप जरा सी अधिक बारिश होने पर फसलें बिगड़ जाने से एक क्षेत्र के लोग भूखों मर जाते तो दूसरे क्षेत्रों में अन्न की प्रचुरता रहती। आज दुनिया के किसी भी कोने में अकाल पड़ता है तो यातायात के साधन इतने बढ़ गए हैं कि दूसरे कोने में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करने की ऐसी व्यवस्था बन जाने पर भी लोग समस्याग्रस्त और संकटग्रस्त देखे जा सकते हैं। यदि कहा जाए कि समस्याएं पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं तो अतियुक्ति ना होगी। आज से 1000 वर्ष पहले का मनुष्य, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था, वे सुविधाएं और साधन उपलब्ध होने पर अपने आप को पूर्वापेक्षा अधिक अभावग्रस्त, रुग्ण, चिंतित, एकाकी, असहाय और समस्याओं से घिरा हुआ अनुभव करते हैं। बौद्धिक प्रगति के बढ़ जाने पर साधन संपन्नता पहले की अपेक्षा अधिक होने पर जो यह होना चाहिए था कि हम सुखी और संतुष्ट रहते, लेकिन गहन आत्मनिरीक्षण करने पर इस अवधि में हम अपने को पहले से अधिक गिरा, पिछड़ा और बिगड़ा पाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, पारिवारिक सौजन्य, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक संतोष और आत्मिक उल्लास के सभी क्षेत्रों में हमारा स्तर गिरा है। इस दृष्टि से आज की सुविधा संपन्नता और पूर्व काल की सुविधा परिस्थितियों की तुलना की जाए तो भी यही लगता है कि हम उस असुविधा भरे समय के निवासी आज के हम लोगों की तुलना में असंख्य गुने सुखी और संतुष्ट थे। तब की और अब की परिस्थितियों में साधन सुविधा की दृष्टि से भले ही विकास हुआ हो, परंतु सुख शांति की दृष्टि से हमारा पतन हुआ है। लोक सेवियों को इस पतन का निराकरण करने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए और समस्याओं की जड़ खोजकर उन्हें खोदने में अपनी सेवा सहायता आरंभ करनी चाहिए। परिस्थितियों के कारण यह
दीनहीन दुर्दशा नहीं हुई है। परिस्थितियां तो पहले की अपेक्षा अब कहीं बहुत अधिक अच्छी हैं। वस्तुतः इस पतन के लिए हमारे आंतरिक स्तर की विकृति ही उत्तरदायी है। व्यक्ति और समाज में इन दिनों जो दुख दारिद्र्य की काली घटाएं घमड़ रही हैं, उसका कारण भावना स्तर में अवांछनीय विकृतियों का आ जाना ही है। इनका समाधान करना हो, आसन पतन का यदि निराकरण करना हो, तो अमुक समस्या के अमुक समाधान से काम नहीं चलेगा, वरन सुधार की प्रक्रिया वहीं से आरंभ करनी होगी जहाँ से कि ये विभिषिकाएं उत्पन्न होती हैं। इस स्तर की सेवा प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता और न इस तथ्य को ही समझ पाता है। फिर भी सेवा की उमंग तो है, उसे अन्य रूपों में भी किया जा सकता है। विभिन्न तरह से सेवा साधना की जाती है और की जानी चाहिए। मोटे रूप में इन सेवाओं को पहला जनजीवन की जटिलताएं सुलझाने, सुविधाएं बढ़ाने तथा दूसरा पीड़ा का निवारण करने के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जो लोग जनजीवन की जटिलताओं और उत्पीड़न का कारण मानवीय स्तर में आई विकृति या पतन को मानते हैं, वे इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे हैं। पर जिसे हम यह तथ्य ठीक से समझ नहीं आता और जो असुविधा तथा पीड़ा को ही मनुष्य व समाज की मुख्य समस्या समझते हैं, वे उस स्तर की सेवा में लगते हैं। यह सेवा भी प्रशंसनीय, सराहनीय। सुविधा संवर्धन। जीवन यापन के लिए अनेकों साधनों और सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों को अपने ढंग से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं, पर मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, अतः उसकी आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के तो तरीकों में भी यह सुघड़ता है। सभ्यता के विकास के नाम साथ ही जीवन पद्धति भी दिनों दिन सुसंस्कृत होती जाती है। उदाहरण के लिए जंगली आदिवासी एक लंगोटी पहनकर ही शरीर की वस्त्र संबंधी आवश्यकता पूरी हुई मान लेते हैं, लेकिन सभ्य नागरिक के लिए सुडोल करीने से सिले हुए और साफ सुथरे उजले वस्त्र ही शोभा देते हैं। रहने के मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, मनोरंजन आदि की व्यवस्थाएं भी सभ्यता के साथ साथ अधिक विकसित होती हैं। आवश्यकताओं और साधनों के स्तर की सभ्यता से संगति का यह एक पक्ष हुआ। इसका दूसरा पक्ष है सर्वसाधारण के लिए इनके उपलब्ध होने या न होने की संभावना। सभी व्यक्तियों के लिए जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं ही सुलभता से नहीं मिल पाती, तो उनके अच्छे स्तर की अपेक्षा कहाँ से की जा सकती है। उदाहरण और सेवा भावी व्यक्तियों द्वारा इन सुविधाओं के संवर्धन के जो प्रयास किए जाते हैं, वे इसलिए आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होते हैं कि सर्वसाधारण भी उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर औसत स्तर के सभ्य बन सकें। शिक्षा को ही लिया जाए, मध्यकाल में शिक्षा केवल संपन्न और धनी मानी वर्ग के लोगों के लिए ही संभव थी। तब उसकी इतनी आवश्यकता भी अनुभव नहीं की जाती होगी, क्योंकि तब ज्ञान विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था। आज जो स्थिति यह है कि यदि व्यक्ति ज्ञान विज्ञान की सामायिक धाराओं से एकदम अलग कटा रहे, तो उसका जीवन जीना ही दुर्भर हो जाए। इन दिनों ज्ञान विज्ञान का बड़ी तीव्रता से विकास हुआ है और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न धाराओं ने जीवन के सभी पक्षों में इस तरह हस्तक्षेप किया है कि उनकी व्यवहारिक जानकारी प्राप्त किए बिना कोई सभी सुसंस्कृत बन ही नहीं सकता। इसके लिए शिक्षा पहले से ही अधिक आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हो गई है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह सुलभ ही नहीं है। शहरों, नगरों, कस्बों और कुछ बड़े देहातों को छोड़ दें तो गांवों और देहातों में शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी स्थिति में साधन संपन्न लोग यदि शिक्षा के लिए स्कूल खोलें, शिक्षा का प्रचार करें, तो उसे सेवा परक कार्य ही कहा जाना चाहिए। शिक्षा प्रचार की सेवा को सुविधा संवर्धन वर्ग में रखा जा सकता है। सुविधा अर्थात जिससे जीवन की जटिलताएं कम हो। यद्यपि सुविधा का सामान्यतः यह अर्थ किया जाता है कि मनुष्य के श्रम को घटाने वाले साधनों का उपयोग हो। उस ढंग की सुविधा न आवश्यक है न उपयोगी, वरन वह जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के स्थान पर भी उलझा देती है। शिक्षा मनुष्य जीवन की जटिलताओं को कम करती है, उन्हें सुलझाने का प्रयोजन
पूरा करती है। इसलिए उस दिशा में किए गए कार्य सेवा स्तर के ही कहे जा सकते हैं। जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं सामान्य स्थिति के व्यक्तियों को सुगमता से उपलब्ध कराना अपने आप में एक बड़ा कार्य है। रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए सहकारी स्टोर खोले जा सकते हैं अथवा उनकी सरल उपलब्धियों के लिए अन्य व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। इनके लिए नियमित रूप से समय और श्रम लगाने की आवश्यकता है। बहुत से कार्य ऐसे भी हैं जिनमें एक बार निश्चित समय लगा देने पर स्थायी व्यवस्था हो जाती है। तालाब खोदने, कुआं बनवाने, सड़क तैयार करने, व्यायामशाला खोलने जैसे कार्य इस तरह के काम हैं जिनसे एक बार लगने के बाद उन्हें दोबारा देखने की जरूरत बहुत दिनों वर्षों पड़ती है। गांव में प्रायः पानी का अभाव रहता है। यदि वहां पास ही कोई नदी, नाला या तालाब हो तो ठीक है, अन्यथा गांव के कुएं गर्मियों में सूखकर जलाभाव पैदा कर देते हैं। नदी, नालों और तालाबों की भी यही दशा होती है। कुछ सेवाभावी लोग इस ओर भी ध्यान देते हैं। गांव वालों का जल संकट दूर हो सकता है। पानी जीवन का मुख्य आधार है। अन्य प्राणियों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, पर मनुष्य को तो उसकी सबसे ज्यादा आवश्यक पड़ती है। जलचरों की बात छोड़ें, उनका तो जीवन ही पानी है, परंतु मनुष्य का काम भी पानी के बिना नहीं चलता। पानी पीने से लेकर कपड़े धोने, नहाने, मकान बनाने, इमारत तैयार करने, अन्न उपजाने, सिंचाई करने जैसी सभी कार्य पानी के बिना नहीं होते। गांव और कस्बों में कुछ सेवाभावी लोग यदि चाहें तो श्रमदान द्वारा तालाब खोद सकते हैं। बहुत से तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, उनमें काफी मिट्टी भर जाती है। बरसात में पानी के साथ बहकर आई हुई मिट्टी भी उसमें जमा होती रहती है। गर्मियों में उसे निकाल देने पर उसमें कई वर्ष तक तालाब में गर्मियों के समय भी पानी भरा रह सकता है। उससे सिंचाई का काम लिया जा सकता है। पशुओं और ढोरों को पानी पिलाया जा सकता है। यही दुर्दशा कुओं की भी होती है। कम गहरे कुएं गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं, उन्हें श्रमदान द्वारा गहरा किया जा सकता है। नए कुएं खोदे जा सकते हैं। गांव में आवागमन की सुविधाजनक व्यवस्था बहुत कम उपलब्ध हो पाती है। इसका कारण वहां वाहन चलने लायक सड़कें न होना ही है। गांव में कुछ विचारशील और सेवाभावी व्यक्ति तैयार हो जाएं तो बिना किसी बाहरी सहयोग के सड़कें तैयार की जा सकती हैं तथा शहरों में उनका सीधा संबंध जोड़ा जा सकता है। शहरों में आना जाना बड़ा महंगा सिद्ध होता है।